हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो देखिए, जन संघर्ष के नाम से ही आपको प्रदर्शित होगा जन यानी कि जनता और संघर्ष यानी कि संघर्ष करना। तो जनता के लिए संघर्ष से सीधा सीधा मतलब है जनता के लिए कुछ करने की दिशा में आगे का प्रयास करने को क्या नाम दिया गया है? जन संघर्ष। तो जन संघर्ष का मतलब क्या हुआ? जनता के लिए कुछ करने की दिशा में आगे के प्रयास को जन संघर्ष नाम दिया गया। और कौन कौन से आंदोलन चले जन संघर्ष के जो है के तहत, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में हमने क्या देखा? लोग जो है संघवाद देखा, ठीक है, सत्ता का बंटवारा देखा क्यों जरूरी है, सरकार के अलग अलग अंग देखे हमने, विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। आपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह जाते अपने ऊपर, ठीक है। और लोकतंत्र में अमूमन क्या होता है ना, हितों और नज़रियों का टकराव के चलते रहता है। देखिए, हितों और नज़रियों से ना द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। क्या होता है, किसी का हित प्रभावित होता है, किसी का हर एक का नज़रिया तो एक जैसा होता नहीं, तो उनके बीच जो है ना वो द्वंद्व पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है संगठित तरीके से होती है। अब जिनके पास सत्ता होती है उनमें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है, ठीक है। और इस अध्याय की शुरुआत में हम ये जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र का आकार ग्रहण करता है, ठीक है। इस चर्चा के क्रम में हम ये भी जानेंगे कि आम नागरिक जो जनता होती है ना, विभिन्न तरीकों और संगठन के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका कैसे निभाती है। और अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी कि दबाव समूह, कैसे दबाव बनाया जाता है, आंदोलन कैसे किया जाता है ना, इस पे चर्चा करेंगे। और हम जो है ना इस तरीके से अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी कि राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ना नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। तो इसमें जो है हम नेपाल के बारे में पहले देखेंगे कि किस प्रकार का जनसंघर्ष उत्पन्न हुआ। लेकिन उससे भी पहले हम नेपाल की कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। नेपाल जो है ना वो एक आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। और ये जो है ना दक्षिण एशियाई का स्थल रुद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है, ठीक है। नेपाल के उत्तर में क्या है? चीन है। देखिए, जब भी मैं आपको पढ़ाया करूँ ना पॉलिटिकल साइंस, तो आप ज़रूर अपना मैप खोल के रखा करिए, ठीक है। तो मैप खोल के रखेंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आएगा, है ना। तो जो है नेपाल के उत्तर में चीन है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत स्थित है। तो नेपाल के जो है 85% नागरिक ना जानते हैं क्या है? हिंदू, ठीक है। तो नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा जो है हिंदू धर्मावलंबी राज्य है। तो नेपाल की राजभाषा है नेपाली और नेपाल के लोगों को भी कहा जाता है नेपाली, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो है निवासी जो है वो नेपाली हैं और नेपलीज हैं। सरकार लोकतंत्र है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है मुद्रा चलती है रुपया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इतनी चीज़ें आप नेपाल के बारे में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल यानी कि कक्षा 9 की पुस्तक में पहले पढ़ा था। तो देखिए, मैंने क्लास 9 की भी जो है पढ़ाई है पॉलिटिकल साइंस, तो वो आप ज़रूर विजिट करें और देखें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें समझने का मौका मिलेगा। तो ये कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका याद दिलाती है। अब आइए इस तरीके के दो हालिया घटनाओं के बारे में हम पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। बात है सन 2006 की। 2006 के अप्रैल माह में ना नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन खड़ा हुआ, बहुत बड़े जो है लेवल पे जन आंदोलन खड़ा हुआ। शायद आपको याद होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है, ठीक है, जहां लोकतंत्र ना 1990 के दशक में कायम हुआ। अब देखिए, नेपाल के राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, ठीक है, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग ना जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था, ठीक।
इसका मतलब ये है कि नेपाल का राजा तो था लेकिन वो एक औपचारिकता थी, ठीक है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो थी वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग की जाती थी। अब देखिए, आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को ना राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन आप ये जानिए कि शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। अब देखिए, राजा राजा जब होता है तो वो राजतंत्र स्वीकार करता है, लेकिन ये राजा जो वीरेंद्र थे ना, इन्होंने लोकतंत्र स्वीकार कर लिया, तो इनकी ना रहस्यमय कत्ल कर दिया गया। तो नेपाल के नए राजा बने ज्ञानेंद्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज्ञानेंद्र जो बने तो वो लोकतांत्रिक शासन को बिल्कुल भी जो है इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी ना का ना उन्होंने फ़ायदा उठाया। देखिए क्या हुआ ना, 2005 की फरवरी में ना राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को क्या करके अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को ना भंग कर दिया, ठीक है, और अपना जो शासन चलाने के लिए रेडी हो गया। तो 2006 की अप्रैल में ना जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था, यानी कि लोकतंत्र की लड़ाई, ठीक है, ताकि राजा का शासन ना हो, लोगों का शासन हो। लोग जो है वोटिंग के आधार पे जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं उसके द्वारा जो है गवर्नमेंट चलाई जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने ना एक 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया, ठीक है, ये संगठन बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया गया, यानी कि 4 दिन जो है वो काठमांडू बंद रहेगा। अब इस प्रतिरोध ने ना जल्दी ही क्या क्या जो है अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। अब 4 दिन तो बंद का आह्वान किया गया, लेकिन इसके बाद भी जो है अनियतकालीन मतलब कि समय नहीं बताया जा सकता, ठीक है, बंद का रूप ले लिया। और क्या हुआ आगे देखते हैं। देखिए इसमें ना माओवादी, बागी और जो है अन्य संगठन भी साथ हो गए। देखिए माओवादी क्या होते हैं ना, जो नक्सली के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये ना भारत के मध्य और पूर्व में बीते 40 सालों में अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और वे जो है गरीबों के लिए भूमि और नौकरियों की मांग करते आए हैं। इनका उद्देश्य ये है ना कि जो है औपनिवेशिक अर्ध सामंती व्यवस्था को सत्ता से बेदखल कर देना, ठीक है। तो ये भी आ मिले, बागी भी आ मिले, अंग संगठन भी, अन्य संगठन भी जो है वो साथ मिल गए। तो देखिए लोग जो है ना कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे, ठीक है, बहुत बड़ा जन आंदोलन था। लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे ना सुरक्षा बलों की एक न चली। अब आप जानते हैं कि जनता अगर इकट्ठी हो जाए तो क्या प्रशासन उसे जो है क्या कहते हैं नियमित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देखिए 21 अप्रैल के दिन ना आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, ठीक है, अल्टीमेटम दे दिया कि अब जो है राजा तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। देखिए राजा ने कहा कि हम कुछ रियायत दे देंगे, लेकिन आंदोलनकारियों को तो लोकतंत्र का ही शासन चाहिए था, है ना। अपनी मांगों पर अडिग रहे हुए कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, ठीक है, और एक नई संविधान सभा का गठन हो। तो 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था और इस दिन राजा जो है ना तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गया। तो SPA ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना, ठीक है, संसद फिर बहाल हुई। अब कैसे हुआ? जनता कामयाब हुई ना, जनता का आंदोलन हुआ तो वो कामयाब हुई ना, क्योंकि एक वो वैलिड रीजन को लेके चल रही थी, ठीक है। इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए, ठीक है। इस कानून के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई और नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके पर SPA और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया। राजतंत्र का मतलब क्या है कि जैसे देखिए राजा हुआ, राजा का पुत्र जो है वो राजा बनेगा, वही शासन करेगा, फिर राजा के पुत्र वो शासन करेगा। इसमें जनता की तो भागीदारी है नहीं, तो फिर कहाँ का शासन हुआ, है ना। इसलिए लोग जो है वो लोकतांत्रिक के लिए जो है वो विद्रोह कर रहे थे, जन आंदोलन कर रहे थे। 2015 में यहाँ नए संविधान को अपनाया गया और नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अब चलिए आगे देखते हैं बोलीविया के जल युद्ध के बारे में।
तो देखिए, बोलीविया के जलयुद्ध से को जो है पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बोलीविया के बारे में। ये है कहाँ, ठीक है। तो बोलीविया जो है ना, इसे आधिकारिक तौर पे बोलीविया बहुराष्ट्रीय देश के नाम से जाना जाता है, और ये है, जानते हैं कहाँ, पश्चिमी मध्य दक्षिण अमेरिका में बेसिकली, ठीक है। बेसिकली अगर पूछा जाएगा कि बोलीविया कहाँ है, तो वो है दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी है सुक्रे, ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी है सुक्रे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा शहर है सेंटा क्रूज डी ला सिएरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लो, बस हो गया, ठीक है। राजधानी याद कर लो सुक्रे, और सबसे बड़ा नगर है सेंटा क्रूज डी ला सिएरा, ठीक है। राजभाषाएं बोली जाती हैं स्पेनिश, क्वेचुआ और आयमारा, ठीक है। निवासी यहाँ के बोलीवियाई कहलाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या आंदोलन था यहाँ का। देखिए, बोलीविया जो है ना, नेपाल और पोलैंड की कथाएं हमने देख ली कि कैसे जो है लोकतंत्र की स्थापना और उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है। लेकिन जन संघर्ष की भूमिका ना लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही नहीं खत्म होती है। अब देखिए, जैसे बोलीविया का मामला, बोलीविया में क्या हुआ, लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष किया। अब आप ये बताओ कि एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान का पानी पे हक तो जेन्युइन है, लेकिन अगर आप पानी को ही प्राइवेटाइज कर दोगे तो क्या होगा, पानी के भाव अचानक एकाएक जो है बढ़ा दिए जाएंगे। निजीकरण करोगे तो क्या होगा, निजीकरण की सारी प्रोसेस भी तो फॉलो की जाएंगी ना। देखिए, मैंने बेसिकली माओवादी के बारे में बता दिया था, और आप यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा। माओवादी जो है वो चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी, ठीक है। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब आइए देखें, तो पानी के निजीकरण के लिए जो है जन आंदोलन चलाया। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है ना कि लोकतंत्र की जीवंतता के लिए जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। लोकतंत्र जीवित रहे, ये है जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता। अब ये देखिए कि बोलीविया जो है ना, वो लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है, दक्षिण अमेरिका का एक बहुत गरीब देश है, ठीक है। बात करेंगे विश्व बैंक अगर आया है तो थोड़ा सा विश्व बैंक के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है विश्व बैंक के बारे में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये किस सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये काम करता है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई, स्थापना ही बेसिकली पूछा जाता है 1944 में, यानी कि जो है इसका जो है क्या करता है कि ये जो है संधियों को निपटाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, ध्यान रखेंगे, मुख्यालय में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका पैतृक संगठन है विश्व बैंक समूह, ठीक है। ये विश्व बैंक समूह जो है ना, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है ना, और ये जो है ना कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। और इसमें 189 देश, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 189 देश इसके सदस्य है। तो विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। तो सरकार ने ना कोचबम्बा शहर, यानी कि बोलीविया का एक शहर है कोचबम्बा, तो कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एवं को जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया, ठीक है। अब बेच दिया तो भैया आंदोलन होना तय है। इस कंपनी ने ना आनन फानन में पानी की कीमत 4 गुने इजाफा कर दिया। अब भाई पानी की कीमत बढ़, जल ही जीवन है, पानी की कीमत आप बढ़ा दोगे तो एक नॉर्मल इंसान कैसे पानी का जो है वहन कर सकता है, पानी तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो अनेक लोगों का पानी के मासिक बिल 1,000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी ही 5,000 रुपये महीना थी। अब बताओ 1,000 रुपये महीने के जब वो पानी के लिए जो है कर बिजली जो है 1,000 रुपये पानी का ही बिल चुकाने में लगा देंगे तो 4,000 में उनका गुजारा कैसे चलेगा। तो इसके फलस्वरूप ना क्या हुआ, स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। भड़केगा, ये जेन्युइन सी बात है, अगर हमारे देश में ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे देश में भी बढ़ेंगी।
तो सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया। यानी कि श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता, ये सारे लोगों ने मिलकर गठबंधन का आकार ले लिया। ठीक है, और इस गठबंधन ने ना शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। हड़तालें की 4 दिन तक की। ठीक है, सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी जो है ना कुछ हाथ नहीं लगा, तो फरवरी में फिर से आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने ना बर्बरतापूर्वक दमन किया। क्या होता है ना कि कभी भी आंदोलन होता है ना, तो सरकार जो है सबसे पहले पुलिस के माध्यम से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। तो यहाँ भी यही चीज़ हुआ, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब अगर मार्शल लॉ टर्म आया है तो इसके बारे में हम जान भी लेते हैं क्या होता है। देखिए, मार्शल लॉ जो होता है ना, किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है ना, जिसमें क्या होता है ना कि सैन्य बलों को एक क्षेत्र या फिर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो मार्शल लॉ है ना पूरे देश में लागू हो, ये जो है किसी भी देश के एक छोटे हिस्से में लगाया जा सकता है। ठीक है, इसे जनरली कहते हैं सैनिक कानून। ठीक है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी देश में न्याय व्यवस्था जब सेना अपने हाथ में ले लेती है ना, तो उसे कहते हैं मार्शल लॉ। ठीक है, ध्यान रखेंगे मार्शल लॉ किसे कहते हैं। देखिए आगे, लेकिन जनता की ताकत के आगे ना बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। भाई, जनता के आगे तो कोई टिक सकता नहीं है। ठीक है, सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया करार रद्द कर दिया गया और जल आपूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। और अब देखिए, इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे लोकतंत्र और जनसंघर्ष। अब 2 कथाएं हमने देखी, इन दोनों कथाओं के संदर्भ जो है बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया में जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। तो बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय कर दिया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ठीक है, ये दोनों थे तो अलग अलग जनसंघर्ष, लेकिन क्या था, वहाँ पे जनता ही सर्वोच्च थी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। अब देखिए, इन अंतरों के बावजूद ना दोनों ही कथाएं कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक है। अब देखिए, ये दोनों ही कथाएं जो हैं वो राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है, बिल्कुल है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई, बिल्कुल हुई जनता शामिल, है ना। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने ना विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। जन समर्थन जब हाथ में आता है ना, जब सारी जनता एकत्र होकर एक अभिव्यक्ति देती है तो वो ज़रूर कामयाब होती है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। अब आपको जो है कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक पहले अध्याय याद हो तो आप जो है पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ। ठीक है, इस तरह हम 2 उदाहरण से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके निबंध लेखन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे जो है आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 4-5 कथन दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको एनालिसिस करके जो है उसका आंसर देना होता है, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या निष्कर्ष निकल के आई ये देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है, बिल्कुल होता है। लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष के द्वारा ही तो होता है। और ये भी संभव है ना कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा, है ना। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है ना। और ऐसी घड़ी तब आती है ना जब कोई दो देश जो है लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हैं, जैसे कि नेपाल में थी, है ना। अगली बात ये निष्कर्ष के रूप में निकल के आई कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान ना जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है, बिल्कुल होता है। जनता जब तक पूरे सलीके से शामिल नहीं होती तो लोकतंत्र का समाधान तो नहीं निकल पाता। हम 2 देश देख चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस संघर्ष का समाधान ना मौजूदा संस्थाओं, मसलन संसद अथवा
न्यायपालिका के जरिए हो जाए। लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहरा होता है ना, ज़्यादा गहन होता है, तो ये संस्थाएं उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, ऐसे समाधान ना इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी कि जनता के माध्यम से होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे देश में ही देखिए कि चीज़ों को अगर प्राइवेटाइज करने की बात होती है तो क्या होता है, जनता हड़ताल पर बैठ जाती है और सरकार को अपना जो है फैसला वापस लेना होता है। तो जनता में बहुत ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, और क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला ना कि ऐसे संघर्ष और लामबंदियों के आधार। अच्छा, मैं लामबंदी बहुत कर रही हूँ, इसका मतलब आपको नहीं बताया। अच्छा देखिए, ये लामबंदी का मतलब होता है ना किसी एक विषय को लेके ठान लेना कि हम इसे जो है पूरा करके रहेंगे। ठीक है, हम जनता जो है सरकार को झुका के रहेंगे। लामबंदी यानी कि एक विषय को लेकर चलना। ठीक है, तो ऐसे संघर्ष और लामबंदियों के आधार पर ना राजनीतिक संगठन होते हैं। ठीक है, ये बात सच है कि देखिए ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं में ना स्वतः स्फूर्त होने का भाव जो है कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है। स्वतः स्फूर्त यानी कि अपने आप जो है स्फूर्ति आती है, लेकिन जनता की ये जो स्वतः स्फूर्ति होती है ना सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। अब देखिए, संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं और ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन का जो है कारी समूह शामिल हैं। तो देखिए अगले जो है पार्ट में हम यही देखेंगे, लामबंदी और संगठन। ठीक है, इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गाइज प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी। ठीक है, अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर आपको थोड़ी भी कमी लगती है तो मैं उसे सुधारूंगी, है ना। तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।